नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 49वां सेशन है, 49th। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 में प्राणायाम। अभी तक हमने अध्याय 2 में ये पढ़ा, योग सूत्र का अध्याय 2 में हमने जिसमें हमने पढ़ा कि पहला सूत्र बताता है क्रिया योग के बारे में, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणाधान क्रिया योग है। इससे समाधि सिद्ध होती है और क्लेश समाप्त होते हैं। दूसरा सूत्र है क्लेश क्या होते हैं। तीसरे से लेकर 9वें सूत्र ने क्लेश को समझाया है। 10वां और 11वां सूत्र क्लेश समाप्त करने के उपाय बताता है। 12वें से 16वां सूत्र ये बताता है कि क्लेश समाप्त न होने पर किस प्रकार के दुख होंगे। सूत्र 17 से 23 तक प्रकृति और पुरुष का संयोग इन क्लेश के कारण के रूप में है, इसका जिक्र करता है। 24 से 27 इस संयोग को तोड़ने के लिए क्या किया जाए, संयोग को वियोग में बदलने के लिए विवेक ख्याति के बारे में बताता है, जिसकी 7 अवस्थाएं हैं। इस सब के बाद विवेक ख्याति कैसे प्राप्त की जाए, तो सूत्र 28 से अष्टांगिक योग का जिक्र होता है और सूत्र 29 से यम और नियम और इन सब का उल्लेख शुरू होता है। तो सूत्र 30 से सूत्र 45 तक यम और नियम का उल्लेख है। सूत्र 46 से सूत्र 48 तक आसन का उल्लेख है। सूत्र 49 से 53 तक प्राणायाम का उल्लेख है और सूत्र 54 और 55 में प्रत्याहार का उल्लेख है। तो आज हम सूत्र 50 पढ़ेंगे। योग सूत्र सीरीज का 50वां सूत्र आज हम पढ़ेंगे और आज से 49 सेशन हम शुरू करेंगे। हमने पिछले सेशन में प्राण की बात की थी। प्राण जिसको दुनिया के अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से बड़ा महत्व दिया गया। चाइना में उसे ची कहा गया, जापान में उसे की कहा गया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में उसे स्पिरिटस कहा गया, जर्मन में उसे आत्मन कहा गया, ग्रीस ने उसे स्पिरिट कहा और हिब्रू ने उसे रॉच कहा। सो प्राण जिसका जिक्र किसी न किसी रूप में दुनिया के हर प्रमुख धर्मों में है और क्षेत्रों में है। आज हम उससे आगे चर्चा शुरू करेंगे। पिछले सेशन में हमने प्राण पे बात की थी, आज हम प्राणायाम की बात करेंगे। प्राणस्य आयामः इति प्राणायामः, अष्टांग योग चतुर्थ पाद में इसका उल्लेख होता है। क्या मतलब है प्राणस्य आयामः इति प्राणायाम? प्राणों का आयाम ही प्राणायाम है। तो प्राण का अर्थ क्या है? प्राण का अर्थ है लाइफ फोर्स। पिछला पूरा सेशन हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। ऊर्जा, कई बार उसे ओज भी कहा जाता है, विगर, तेज, वीर, शक्ति, ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, प्राणिक एनर्जी है, ये प्राण है। आयाम शब्द का अर्थ होता है रेगुलेशन, कंट्रोल, टू लेंथन, टू एक्सपैंड, उसको विस्तृत करना, उसे नियंत्रित करना, उसे अनुशासित करना, प्राणायाम कहलाता है। जब हम प्राण को रेगुलेट करते हैं तो उसको प्राणायाम कहते हैं। तो सूत्र बताता है कि श्वास मतलब इनहेल, प्रश्वास मतलब एक्सहेल की गति का रुक जाना, गति विच्छेद हो जाना प्राणायाम है। क्या मतलब है ये? श्वास और प्रश्वास, इनहेल और एक्सहेल की गति का रुक जाना। अगर ये रुक गया तो हम मर नहीं जाएंगे। गति का विच्छेद ही प्राणायाम है, महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा प्राणायाम का बेसिक समझते हैं। ब्रेथ अवेयरनेस, स्टेप 1, हम थोड़ी ब्रेथ अवेयरनेस करेंगे। व्हाट इज ब्रेथ अवेयरनेस? देखिए, जिसको हम एक सांस कहते हैं, उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, देखिए जरा, एक सांस लेके देखिए। तो जब आप एक सांस लेते हैं, तो सांस लेने में जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान रखें रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, सर बिल्कुल सीधा, एक लाइन में सब कुछ। ठीक है, तो जिसको हम सांस कहते हैं वो क्या है?
इनहेल। जब आप इनहेल करते हैं इसको बोलते हैं पूरक। ठीक, ये पहला स्टेप हुआ। फिर अंदर सांस रोकनी होती है, इसको बोलते हैं कुंभक, सांस रोकना। और फिर जब आप एक्सहेल करते हैं उसको बोलते हैं रेचस। पूरक, कुंभक, रेचस, एक्सहेल, ये तीसरा स्टेप। और रेचस के बाद अगली सांस लेने के बीच का जो गैप होता है उसको शून्यक कहते हैं। तो पूरक, सांस अंदर ली, इनहेल, कुंभक रोका, रेचस एक्सहेल, शून्यक और फिर से पूरक, और ये ऐसे ही चलता रहता है। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा हम ये देखें कि हम 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं। ठीक, हमने आपको मैसेज भिजवाया था, आप सभी के पास स्टॉप क्लॉक होगी इस तरह की। ठीक, अब आप ऐसा करें, स्टॉप क्लॉक को ऑन करें, या आपके पास घड़ी हो तो घड़ी में देख लें। 1 मिनट का हम पॉज करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ कीजिए, जस्ट आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसें गिनिए। हम बता देंगे 1 मिनट कब पूरा हुआ है। ठीक है, चलिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप आंख बंद करें और अपनी सांसें गिन सकते हैं। हम बता देंगे, जब हम स्टार्ट बोलेंगे तब आप शुरू करेंगे। लेट्स बी अवेयर अबाउट द ब्रेथ। सांसों में आपको क्या ध्यान रखना है? बिल्कुल नॉर्मल चलने दीजिए। पूरक, कुंभक, रेचस, आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ नहीं करना है, ना रोकना है, ना तेजी से निकालना है, ना गहरी सांस लेना है, कुछ नहीं, बिल्कुल ऑर्डिनरी सांस। चलिए, स्टेप 1, ब्रेथ अवेयरनेस। अपनी आंखें बंद कीजिए और अब नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू कीजिए। स्टार्ट। बस गिनते जाइए उसे, गिनती गिनिए। हम आपको बता देंगे कब 1 मिनट हो गया। गहरी सांसें मत लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल रखिए, बस गिनते जाइए आपने कितनी सांस ली है। सांसों के साथ बने रहिए, कोई सांस खो ना जाए, बने रहिए उनके साथ। गिनते रहिए, पूरी जिंदगी इन्हीं सांसों की तो गिनती है। गिनते रहिए। कितनी सांसें ली आपने, कितनी सांसें पूरे जीवन भर में हम लेंगे? सांसों का हिसाब है ये। स्टॉप। परफेक्ट। अब चैट बॉक्स में अगर आप लिख सके तो लिख के हमें बताइए आपने कितनी सांसें ली। जनरली यदि आप कुछ विशिष्ट नहीं कर रहे हैं तो आपने 12 से 20 सांस ली होगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। अगर आप रूटीन में सांस ले रहे हैं तो एक व्यक्ति रूटीन में 12 से 20 सांस लेता है। कुछ ने कम भी ली होंगी, कुछ ने ज्यादा भी ली होंगी, पर हाँ, रूटीन 12 से 20 सांसें ऑन एन एवरेज हम प्रति मिनट लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो पहली बात, हम अपने ब्रेथ के लिए अवेयर हुए, दैट इज कॉल्ड ब्रेथ अवेयरनेस। ठीक है, अब जब ब्रेथ अवेयरनेस हो गई, इसके बाद अब हम ब्रीदिंग को थोड़ा सा और डीप में समझेंगे। देखिए, 3 तरह की ब्रीदिंग होती है। ठीक है, हम ब्रीदिंग और प्राण में अंतर पहले क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, प्राण का वाहन है ये सांसें, उसी से तो चलते हैं प्राण। ठीक, जैसे विष्णु जी का वाहन गरुड़ जी है, ऐसे ही प्राणों का वाहन सांसें है। सो 3 तरह की ब्रीदिंग होती है। अभी हम तीनों तरह की ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है, पहली ब्रीदिंग को कहते हैं उदर श्वसन, दूसरी को कहते हैं वक्ष श्वसन, तीसरी को कहते हैं अक्षक श्वसन, और चौथी को कहेंगे यौगिक श्वसन। तो हम चारों तरह की ब्रीदिंग अभी करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 क्या था? ब्रेथ अवेयरनेस। हमने केवल अवेयर हुए कि हम 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहली सबसे सिंपल, इसको हम कहते हैं उदर श्वसन। इंग्लिश में इसका नाम है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ठीक है, इसको डायफ्रामिक ब्रीदिंग भी कहा जाता है। तो करना क्या है, आपका जो सीधा हाथ है उसको पेट पे रखिए, बिल्कुल नाभि के ऊपर रखिए, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सब बिल्कुल सीधा। सीधे हाथ को नाभि पे रखिए, उल्टे हाथ को अपने हृदय पर रखिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब हम बोलेंगे तब एक गहरी सांस लेना है,
और पूरी सांस अंदर अपने पेट में भरनी है, और आपका हाथ ऊपर होता हुआ आपको महसूस हो, पेट ऊपर जाना चाहिए और कहीं नहीं। पूरी सांस को अंदर डालिए, यह जब हम बोलेंगे तब लीजिएगा, गहरी सांस अंदर लीजिए, और आपका जो सीधा हाथ है जो पेट पे है, वो पेट फूलना चाहिए। पेट को फैलाएं जितना आप फैला सकते हैं। चेस्ट बिल्कुल नहीं फैलना चाहिए आपका, हृदय पे जो हाथ है वो बिल्कुल वैसा का वैसा रहे, बस अंदर। तो जब हम बोलेंगे ब्रीद इन, तो बहुत गहरी सांस आप अंदर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप थोड़ी देर उसे रोकेंगे और फिर बिल्कुल धीरे धीरे उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम एक बार इसको करेंगे, जब हम बोलेंगे तब आप शुरू करेंगे, ठीक। हाथ सीधा, हाथ सीधा, हाथ अपने पेट पे रखिए, ठीक है, और उल्टा हाथ अपने कलेजे पे रखिए, हार्ट पे रखिए, और चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल पेट पे ले जाएंगे आप, पूरी हवा अंदर, वायु पेट में जाएगी। लीजिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए धीरे से, पेट अंदर जाएगा जब आप छोड़ेंगे। चलिए फिर से करेंगे, फिर से गहरी सांस लेंगे, चेस्ट ऊपर नहीं जाएगा, केवल पेट जाएगा, पेट में जाने दीजिए, बिल्कुल सीधे लीजिए, अंदर जाने दीजिए इस सांस को। ब्रीद इन, इनहेल, छोड़ दीजिए। एक बार फिर से, इनहेल, एक्सहेल। बहुत अच्छा। अभी जो आपने कही, इसको उदर श्वसन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरी स्टेप, अब हम करेंगे वक्ष श्वसन। अब हमारा हाथ जो हमने रखा था चेस्ट पे, अब आप दूसरा बिल्कुल पेट पे रखिए, पर अब पेट नहीं जाएगा बाहर, अब चेस्ट भरेगा जैसे ही आप सांस लेंगे, ठीक है। पूरा अपने फेफड़ों में भर लीजिए, जितना भर सकें आप, ठीक है। इसमें पेट नहीं जाएगा, ये डायफ्राम नहीं उसमें काम करेगा, केवल आपका उल्टा हाथ ऊपर जाएगा। रिब केज जो आपका, ये पूरा रिब केज है, इसको भर लीजिए, वक्षस्थल को जितना वायु से भर सके, ठीक है। इसको बोलेंगे वक्ष श्वसन। इसको थोरेकिक ब्रीदिंग भी कहा जाता है, ठीक है, थोरेकिक ब्रीदिंग। चलिए शुरू करेंगे। हाथ फिर से रखिए, उल्टा हाथ हृदय पे और सीधा हाथ पेट पे। अब पेट नहीं ऊपर जाएगा, गहरी सांस लेंगे और चेस्ट पे भरेंगे पूरी। 3, 2, 1, इनहेल, एक्सहेल। बहुत अच्छा, फिर से, पेट नहीं, केवल चेस्ट। इनहेल, एक्सहेल, फिर से करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। बहुत अच्छा किया आपने, गुड। एक्सहेल भी उतना ही स्लो कीजिए, ठीक है, तेज नहीं करना है एक्सहेल। अब हम स्टेज 3 पे जाएंगे, ये हो गया। तीसरे को कहते हैं अक्षक श्वसन। तो अक्षक श्वसन में क्या होता है, ये अब हम हृदय से भी ऊपर जाएंगे। ये जो हमारे कंधे हैं, ठीक, हमारी गर्दन है, हमारे शोल्डर्स हैं, हमारी ये जो कॉलर बोन है, इसमें जितनी जगह बची है, यहां हम हवा भरेंगे। अब हम वक्ष स्थल में नहीं भरे रहे,
वक्षस्थल के बाद ये जो बाकी पूरी जगह यहां भरेंगे। तो इसका तरीका सुनिए। इसमें 2 बार सांस लेनी पड़ती है एक साथ, इनहेल ट्वाइस करना होगा। तो पहले तो आप इनहेल करके वक्षस्थल भरिए, फिर थोड़ा सा और ताकत से इनहेल कीजिए, और फिर ये सब भी भरिए। कस जाएंगे आपके शोल्डर और गर्दन थोड़ा, ठीक है? तो थोड़ा सा उन्हें कस जाने दीजिए। तो आप 2 बार लेंगे, एक बार इनहेल एक टुकड़े में जिसमें वक्षस्थल भरेंगे, दूसरी बार आप अपना पूरा कंधा, कोलर बोन और गर्दन सब भर लेंगे, ठीक है? तो अपनी पूरी अपर शोल्डर और मांसपेशियां जो हैं कॉलर बोन की हैं, इन सब में हम वायु महसूस करेंगे, ठीक है? थोड़ी अतिरिक्त जगह बढ़ा बनाने के लिए आप थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हो अपने कंधे को, इफ यू वांट टू मेक सम मोर स्पेस, ठीक है? और जब हम एक्सहेल करेंगे तो पहले कॉलर बोन और शोल्डर से वायु एक्सहेल करेंगे, फिर रिब केज से करेंगे। भरेंगे कैसे? पहले रिब केज में, फिर शोल्डर में। खाली कैसे करेंगे? पहले शोल्डर से, फिर रिब केज से, ठीक है? चलिए शुरू करें। बहुत अच्छा। हम क्या कर रहे हैं? तीसरी स्टेज, अक्षक श्वसन, ठीक है? तीसरा प्रकार भी आप कह सकते हैं, तीसरा प्रकार। चलिए शुरू करते हैं। पहले वक्षस्थल भरेंगे, फिर थोड़ी सी सांस और कीजिए। 3, 2, 1, ब्रीद इन। ब्रीद आउट। बहुत अच्छा। किसी को यदि कोई बीमार है तो वो ना करे, कोई प्रेग्नेंट है वो भी अभी ना करे, स्पेशल कोई मेडिकल कंडीशन है डॉक्टर ने मना किया तो ना करें, या कोई एक्सट्रीम डिस्कंफर्ट हो रहा हो तो भी मत कीजिए, ठीक है? चलिए, और जितना हो रहा है आसानी से उतना कीजिए। हमें यहाँ कुछ प्रूव नहीं करना, हम केवल सीख रहे हैं। हर चीज प्रयास से ही होगी। चलिए फिर से करेंगे। स्टेप दो, 2 स्टेप ब्रीद इन, ठीक है? एंड 2 स्टेप ब्रीद आउट ऑल्सो। चलिए ब्रीद इन। ब्रीद आउट। बहुत अच्छा। लास्ट टाइम, अगेन 2 स्टेप। ब्रीद आउट। ठीक, अच्छा किया आपने, गुड। चौथा, अब हम उसमें आएंगे जो हमें एक्चुअली सीखना है, ठीक है? ये सब तो स्टेप्स हैं। यौगिक श्वसन जिसे कहते हैं, यौगिक ब्रीदिंग। तो अब हम ये तीनों ब्रीदिंग एक साथ करेंगे, ये बड़ी मजेदार होने वाली है, ठीक है? तो जब हम सांस लेंगे, सबसे पहले पेट में भरेंगे, फिर वक्ष में भरेंगे, फिर अक्षक में भरेंगे। पेट, वक्ष, अक्षक। तो पूरा भर लीजिए अपने आप को, जैसे बिल्कुल गुब्बारा होता है ना, ऐसे, ठीक? ऐसे में ब्रीद इन करना है। और जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो बिल्कुल जैसे पहले किया था, पहले अक्षक से, फिर वक्ष से, फिर उदर से। जिस ऑर्डर में ब्रीद इन है उसी ऑर्डर में ब्रीद आउट है, ठीक है? मतलब उल्टा ऑर्डर होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें हवा किस में भरनी है? वायु, उदर में, फिर वक्ष में, फिर अक्ष में, ठीक है? निकालनी कैसे? अक्षक, वक्ष, उदर। शुरू करेंगे। अब ये तीनों एक साथ करेंगे। बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल सीधे बैठिए। इसी को कहेंगे यौगिक श्वसन, इसी को प्राणायाम कहते हैं जो हम करने जा रहे हैं, यौगिक श्वसन। चलिए शुरू करेंगे। बहुत अच्छा। 3, 2, 1, ब्रीद इन। ब्रीद आउट। बहुत अच्छा। फिर से करेंगे, ठीक है? चलिए ब्रीद इन करेंगे। ब्रीद इन। ब्रीद आउट।
आखिरी बार, जिन्होंने अभी खाना खाया है वो ना करें, ठीक है। ये खाली पेट करने लायक ही प्रक्रिया है, ना करें। चलिए, ब्रीथ, फिर से करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक्सीलेंट। सो अभी जो आपने की, इट इज कॉल्ड योगिक ब्रीदिंग। ठीक, तो ये हमने जाना कि ब्रेथ क्या है। तो अब हमने जाना यौगिक ब्रीदिंग किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात शुरू करते हैं। तो प्राणायाम की शुरुआत हुई। तो स्थिर अवस्था में बैठकर श्वास प्रश्वास की गति को पूरक, कुंभक और रेचक करते हुए रोक देना प्राणायाम है। अब आप तीनों देख चुके हैं, पूरक ब्रीद इन, कुंभक होल्ड, रेचस। ऐसे करते हुए इसको रोक देना पूरा, यही प्राणायाम है। ये जो रोक देना है शब्द है, ये थोड़ा चिंतनीय है, इस पर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, कि रोक देंगे तो जिएंगे कैसे, आगे बात करेंगे। पर क्या है, ये शरीर के साथ जबरदस्ती सांस रोके रखना प्राणायाम नहीं है। अभी तो हम लोग कर रहे थे इसीलिए दाएं बाएं हो रहे थे, दैट्स ओके। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इट बिकम्स रिदम। जैसे पहली पहली बार कोई व्यक्ति बैट पकड़ता है, आप देखिए क्रिकेट में कैसे पकड़ता है, धीरे धीरे आप उसके बैट पकड़ने के तरीके से बता सकते हैं ये एक्सपर्ट है। ठीक है, ऐसे ही शरीर के साथ जबरदस्ती करके सांस रोके रखना प्राणायाम नहीं है। हाँ, अभ्यास से आप ये करते हैं, पर अगर आप केवल अभ्यास से केवल ब्रेथ पे काम कर रहे हैं तो ये केवल ब्रेथ वर्क है, ये प्राणायाम नहीं है। केवल अगर आप अभ्यास से सांसों को रोकना सीख रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेथ वर्क। इससे शरीर की शुद्धि हो जाती है ब्रेथ वर्क। आपने नियमन किया, मन शांत हो जाएगा इससे। अगर आप करेंगे तो कभी भी आप परेशान हो, ये करके देखिए जो हमने आपको बताया, योगिक ब्रीथिंग। आप 10 कीजिए, आप बहुत शांत महसूस करेंगे। पर यह प्राणायाम नहीं है, यहां से शुरुआत हो रही है। तो फिर अंतर क्या है ब्रेथ वर्क और प्राणायाम में, ध्यान से समझिए। श्वास प्रश्वास का नियमन तो ब्रेथ वर्क भी है, पर श्वास प्रश्वास का नियमन करते समय जब सात्विक केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, आप ओम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, परमात्मा पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और इससे श्वास प्रश्वास की गति अपने आप रुक जाती है, इसको प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम और ब्रेथ वर्क में अंतर क्या है? श्वास प्रश्वास का नियमन ब्रेथ वर्क है। श्वास प्रश्वास का नियमन के साथ चित्त की वृत्ति को रोकने के लिए किसी विशेष सात्विक चीज पर ध्यान रखना, ओम पे ध्यान रखना, शिव जी पे ध्यान केंद्रित करना, हनुमान जी पे, तो यह प्राणायाम बन जाता है। तो प्राणायाम और ब्रेथ वर्क में अंतर क्या है? प्राणायाम हमें समाधि की ओर ले जाएगा, जो हमारा लक्ष्य है, और समाधि में श्वास और प्रश्वास स्वतः लगभग रुक जाते हैं, अगोचर हो जाते हैं, दिखते नहीं है। तो प्राणायाम एक क्रिया नहीं है, ये एक उपलब्धि है, ये अपने आप आती है। इसीलिए ध्यान रखें, सात्विक मंत्र का उच्चारण, मनी मन उच्चारण, मानसिक जप, इसको प्राणायाम बनाता है, नहीं तो फिर वो ब्रेथ वर्क हो जाएगा। ठीक, श्वास या ब्रेथ से प्राण मोबिलाइज होते हैं शरीर में। प्राण जब मोबिलाइज होते हैं और प्राण को हम बिल्कुल स्थिर करते हैं, तो इस प्राण की स्थिरता मन को शांत कर देती है, आंतरिक शोर मन का बंद हो जाता है। श्वास स्थिर होते हैं तो प्राण स्थिर होते हैं, प्राण स्थिर होते हैं तो मन स्थिर होता है, मन स्थिर होता है तो शांत मन से फिर हम ज्ञान प्राप्ति कर पाते हैं और हम सोच पाते हैं जीवन के बारे में, और ज्ञान प्राप्ति से समाधि मिलती है और समाधि से ही कैवल्यम की प्राप्ति होती है। यह है पूरा साइकिल। तो चलिए अब बात करें, ये गति विच्छेद कैसे कर दें, ये कैसे कह रहे हैं रोक ही दें, रोकें कैसे, आगे बात करते हैं। सूत्र 50 कहता है, बाह्य अभ्यंतरम स्तंभ वृत्ति ही देश
काल संख्या भी ही परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। ठीक, बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति वाला प्राणायाम देश, काल और संख्या से देखा गया लंबा और हल्का होता है, दीर्घ सूक्ष्म होता है। जरा समझें ये क्या कहना चाहता है। ठीक, चलिए यहां कहा, देखिए एक शब्द यूज किया है इधर, वृत्ति, बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति ही, 3 प्रकार के प्राणायाम महर्षि पतंजलि ने बताए। ठीक है, इनको कहा वृत्ति है। वृत्ति हम पढ़ चुके हैं, व्रत से बना है। व्रत मतलब दैट टर्न्स, दैट रिवॉल्व, जो घूमता रहता है। सो वृत्ति का मतलब है चर्निंग ऑफ थॉट्स, विचार घूमते रहते हैं। पर जब हम प्राणायाम में वृत्ति की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, वृत्ति ऑफ प्राणा, मतलब चर्निंग ऑफ ब्रेथ, टर्निंग ऑफ ब्रेथ, रिवॉल्यूशन ऑफ ब्रेथ, रिवॉल्विंग ब्रेथ, मूवमेंट ऑफ ब्रेथ, एंड फाइनली स्टॉपिंग ऑफ ब्रेथ, वृत्ति निरोध। तो 3 प्रकार की वृत्ति सांसों में भी होती है, यही 3 प्राणायाम है। ठीक, ये प्राणायाम कौन से? वृत्ति हमने बताया, मूवमेंट ऑफ प्राणा। ठीक है, 3 प्रकार के प्राणायाम है। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्राणायाम को बोला महर्षि पतंजलि ने बाह्य, दूसरे को कहा अंतः, दूसरे को कहा अभ्यंतर, तीसरे को स्तंभ। तो चलिए बहुत शॉर्ट में हम करेंगे, ठीक है, ताकि हम एक आइडिया लगे। सबसे पहले बाह्य, ये रेचस पे फोकस करता है, मतलब एक्सहेल पे फोकस करता है। इसमें एक्सहेल डीप होता है। तो इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल इनहेल करेंगे और गहरा एक्सहेल करेंगे और बाह्य कुंभक लगाएंगे। मतलब जब सांस बाहर चली गई तो उसको बाहर ही रोक देंगे, उसको अंदर नहीं लेंगे, फिर अगली सांस नहीं लेंगे। क्लियर है? डन। तो चलिए आप खुद गिनिए, आप कितने सेकंड रोक पाते हैं। ठीक है, बाहर। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ये ऑनलाइन सेशन है, जरा सी भी तकलीफ हो रही है सांस छोड़ दीजिए। हम आपको पर्सनली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, हमें नहीं पता है, अनकंफर्टेबल है, मत कीजिए, सीख लीजिए जैसे आपको जमता है, जहां तक कंफर्टेबल है उतना कीजिए। ठीक है, आज केवल हम सीख रहे हैं। सो बाह्य वृत्ति या बाह्य प्राणायाम, रेचस प्राणायाम, हम क्या करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे पर डीप एक्सहेल करेंगे और बाहरी रोक लेंगे, और हम देखेंगे कितने देर तक हम उसको, और आप गिनेंगे कैसे, गिनती गिनिए, कितनी गिनती तक पहुंचा फिर गिनती हमें बता दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब हमें बाह्य कुंभक लगाना है। चलिए सांस अंदर लेंगे और फिर गिनती गिनिएगा सांस बाहर निकाल के, फिर बताइएगा चैट बॉक्स में कितनी देर सांस बाहर रोकी आपने। चलिए नॉर्मल ब्रीद इन कीजिए, अब तेज एक्सहेल कीजिए, परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गिन ली कितनी गिनती हुई आपकी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आई कैन सी दैट व्हाट यू आर राइटिंग, कीप इट अप। आप देखेंगे जब आप कुंभक लगाते हैं बाहर, तो सांस के साथ आपका मन भी शांत होता है। ठीक है, करके देखिएगा इसको और प्रयास कीजिए। चलिए अब दूसरा हम देखेंगे, अभ्यंतर वृत्ति, इंटरनल। इसमें हम डीप इनहेल करेंगे पूरक और अंतः कुंभक लगाएंगे। ठीक है, अंदर सांस रोकेंगे और फिर गिनती गिनेंगे कितनी देर हम रोक पाए। हम समय को ध्यान में रखते हुए
जल्दी से आप लोगों को एक्सहेल करने को कह रहे हैं, कुंभक लंबा नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता आपकी प्रयास प्रैक्टिस कितनी है। खुद को ज्यादा तकलीफ ना दें, और समय के कारण हमें जल्दी करना पड़ रहा है। यू कैन गो फॉर लॉन्ग हॉल्स। चलिए, अब हम अभ्यंतर वृत्ति करेंगे, गहरी इनहेल करेंगे और अंतः कुंभक लगाएंगे, अंदर सांस रोकेंगे और गिनती गिनेंगे कितनी देर तक रोक पाए, फिर एक्सहेल करेंगे। चलिए, टेक अ डीप इनहेल, इसको कहेंगे अभ्यंतर वृत्ति। चलिए शुरू करें, इनहेल कीजिए, नॉर्मल एक्सहेल। ठीक, परफेक्ट, आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, ये हो गया दूसरा। तीसरा इज कॉल्ड स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति का मतलब क्या है? इसको तत्काल कुंभक कहते हैं। बच्चे नहीं खेलते फ्रीज। ठीक, सो तत्काल कुंभक क्या है? जैसे आप सांस ले रहे हैं, एकदम से कहें फ्रीज, उसी पल आप सांस वहीं रोक दीजिए। ठीक है, साइमल्टेनियसली सेसेशन, ना सांस लेनी है ना छोड़नी है, बस खट से रुक गए और वहीं रोक के देखिए कितनी देर आप रोक पा रहे हैं। संध्या, गुड, कीप इट अप, फाइन। सो उसमें देखिए, प्रैक्टिस करें। जैसे किसी ने 100 सेकंड बोला, बिल्कुल सच बात है। कई लोग 150-200 सेकंड तक जाते हैं, बहुत अच्छा। 100 सेकंड का मतलब करीबन 2 मिनट तक इन्होंने सांस अंदर रोकी है, बहुत अच्छा। चलिए, अब हम स्तंभ वृत्ति करेंगे। सो इसमें क्या है, हम आपको बोलेंगे स्टॉप। ठीक है, आप एकदम से सांस रोक के अब सांस बाहर नहीं जाने देंगे, कुंभक कर लेंगे। ठीक है, 3, 2, नहीं, हम एकदम से बोलेंगे, आई वोंट टेल यू इवन। ठीक है, चलिए, स्टॉप। यू कैन एक्सहेल, परफेक्ट। जिसने भी जो किया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विद्वान बताते हैं कि जिस तरह एक लाल गर्म तवे पर डाला हुआ पानी एकदम से संकुचित होकर सूख जाता है, इसी प्रकार इस प्राणायाम से श्वास और प्रश्वास दोनों धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ठीक, अब वो सूत्र याद कीजिए, क्या कहा था उस सूत्र में? यह तीनों प्राणायाम देश, काल और संख्या से नियमित होते हैं। अब इनको नियमन कैसे करना है? देश से, काल से और संख्या से। तो चलिए पहले हम देश समझें। देश का मतलब ये होता है, जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो सरफेस एरिया कितना है, आपकी जो ब्रेथ है वो कितने क्षेत्र तक गमन करती है, इसको क्या कहेंगे? देश, सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये दो तरह से गमन करती है। आप अंदर लेते हैं तो अंदर भी तो सांस गमन करती है, बाहर करते हैं तो बाहर भी सांस गमन करती है। तो कितने क्षेत्र तक आपकी सांस फैली है, इसको क्या कहेंगे? देश। तो दो क्षेत्र हो गए, आंतरिक और बाहरी। तो चलिए पहले आंतरिक देखें। आंतरिक क्षेत्र कैसे पता लगेगा कि अंदर कहां तक गया है? ठीक है, तो पहले जैसे हम सांस लें, ठीक है, तो अंदर कहां कहां तक सांस जा सकती है? तो आप जब सांस लेंगे, अंदर फैलने दीजिए सांस को। कहां तक? पैर की उंगलियों में आपको चींटियां चल रही हैं ऐसा महसूस होगा, उतना नीचे लेके जाइए। मस्तिष्क में भी आपको कुछ महसूस होगी, पल्पेशंस। तो पूरे सर से लेके पैर तक उसको जाने दीजिए। इसको क्या कहेंगे? आंतरिक देश। तो हम क्या कहेंगे? हमारी जो सांस है उसका देश व्यापक है। ठीक है, तो करें, चलिए।
इनहेल करेंगे और पूरे शरीर में इसको फैलने दीजिए। कहां तक? पैर की उंगलियों से सर के पल्पेशन। चलिए शुरू करें। बहुत अच्छा, इनहेल कीजिए। एक्सहेल। ये है आंतरिक देश। किसका? पूरक का, इनहेल का। ऐसे एक्सहेल भी अंदर होता है। तो एक्सहेल जब हम करेंगे वो कैसे चेक करते हैं? जब आप एक्सहेल करेंगे तो उसमें देश चेक करने के लिए नासिका तक प्राण निकल जाए, पूरे पूरे बाहर, प्रॉपर एक आखिरी बूंद तक आपकी सांस आप निकालिए। चलिए अब एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल में देश बिल्कुल इस कोने तक सांस बाहर हो जानी चाहिए। चलिए करें। क्षेत्र कहां तक है एक्सहेल का? यहीं तक तो है बस, उसके बाद तो बाहर लग जाता है। चलिए सांस लीजिए नॉर्मल और एक्सहेल कर दीजिए आखिरी सांस तक। ध्यान आपकी नासिका छिद्रों पर रहे। परफेक्ट, थैंक यू। आज हम बस एक छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट सब करके देख रहे हैं, ठीक है? हालांकि छोटा छोटा भी एक साथ बहुत हो जाएगा शायद। ठीक, आगे देखें। तो ये क्या हो गया? हम देश पढ़ रहे हैं। पूरक हो गया, रेचस हो गया, कुंभक भी है। उसमें आंतरिक कुंभक में देश क्या होता है? कुछ नहीं। जैसे कुंभक लगे अंदर, ना कुछ हिले ना कुछ हलचल हो, कुंभक लग गया, वो आंतरिक देश है। शरीर में कोई हलचल। कुंभक लगाइए। यस वृंदा जी, ट्रू। कुंभक लगाइए और शरीर में कोई हलचल ना हो, बिल्कुल जैसे पत्थर हो। पूरे शरीर का एक एक अंग, तो क्या होगा? पूरे अंगों में कुंभक लग गया अंदर। चलिए 3, 2, 1। परफेक्ट, थैंक यू। ये आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, हमारी समय की सीमा है इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। ये तो हो गया आंतरिक देश, सरफेस एरिया। ऐसे ही सरफेस एरिया बाहर का भी होता है। इसको हम क्या कहेंगे? बाह्य देश। उसी के लिए हमने आपसे ये घास का, ये आपको नहीं दिख रही होगी, आई डोंट नो कैन यू सी दिस, ठीक है, द ब्लेड ऑफ घास, ग्रास। तो ये, अब हम ये देखेंगे कि हमारे नाक से जो रेचस होता है, एक्सहेल होता है, वो हम कितनी दूर तक फेंकते हैं। तो जनरली ये 12 उंगल होता है। 12 उंगल मतलब कैसे? ये 4 उंगल, चार और, दिख रहे हैं? 1 उंगल मतलब 1 उंगली की चौड़ाई, तो 12 उंगल मतलब ऐसे ऐसे। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो लगभग एक ऐसा ऐसा आप मान लें। तो जनरली इतना दूर जाना चाहिए, ठीक है, अगर आप डीप एक्सहेल कर रहे हैं। तो आप क्या करें? ये जो ब्लेड है ऑफ ग्रास, इसको, अच्छा आप अभी पहले देखिए आपकी कौन सी नाक खुली हुई है, ठीक है, कौन सी नाक खुली हुई है? नाक से हवा बाहर करके देखिए। जनरली आपकी सीधी नाक खुली होनी चाहिए, दिन में ये नाक खुली रहती है, दाई नाक, ठीक है। जो ज्यादा खुली है उससे कीजिए, ठीक है। तो जो भी आपकी नाक ज्यादा खुली है उस नाक की तरफ इसको रखिए। हाँ, राइट नॉस्ट्रल ज्यादा जनरली दिन में खुली होती है, ठीक है। हमारी ये नाड़ी, सूर्य नाड़ी, जो हमें गर्म रखती है। चलिए देखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सांस लेके तेजी से एक्सहेल करना है और इसको एक हाथ दूरी पे रखिए और देखिए क्या ये हिल रहा है, ठीक है। चलिए नाक से एक हाथ दूरी पे लेके जाइए उसे और उसको वहां फिर रिलीज कर लीजिए। और अब एक्सहेल करते हुए देखिएगा, थोड़ा दाएं रखिएगा क्योंकि ऐसे निकलता है,
ठीक है, डायगोनली आती है ब्रीद आउट। चलिए कर लेंगे, करें स्टार्ट। हिल रहा होगा करिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज, एक जनरल व्यक्ति 12 उंगल करता है एक्सेल, ठीक है, इसका ये पैरामीटर है। ऋषियों ने ये भी कहा अगर ये नहीं तो ये इससे भी आप कर सकते हो, कॉटन से। कुड यू सी दिस, ये भी हिलती है, तो इससे आपको एग्जैक्टली सटल वायु भी पता पड़ जाएगी, हाँ भाई एक्सेल हो रहा है। तो ये तो हो गया 12 अंगुल का, ठीक है। जब आप चलते हैं तब 24 अंगुल तक जाता है, इतनी तेज आप ब्रीद आउट करते हैं। जब आप दौड़ते हैं तो 42 अंगुल तक जाता है। कैन यू इमेजिन दिस? फाइन। सेक्स के दौरान वो 65 अंगुल तक जाता है। ईटिंग के दौरान खाना खाते समय 18 अंगुल तक जाता है। स्लीपिंग सोते समय 30 अंगुल तक जाता है। गाते समय 16 अंगुल तक जाता है। सो ये इसका लेंथ अलग अलग है, ठीक है। अब इसकी लेंथ का क्या लेना देना है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस देश को, यही प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। स्वर योग या शिव स्वरोदय में शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि यदि योगी अपने रेचस की लंबाई कम कर ले, ऑर्डिनरी रेचस कम हो जाए, तो उसको बहुत अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होना शुरू होती है, ठीक। अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है। कौन सी वो सिद्धि है और क्या शिव जी ने कहा, जरा समझते हैं। शिव स्वरोदय सूत्र 224 से 227 सुनिए। ये जो 12 अंगुल है ना, एक अंगुल अगर कम हो जाए तो व्यक्ति में निष्कामता आने लगती है, उसकी कामनाएं कम होने लगती है, शिव जी ने कहा। 2 अंगुल कम कर ले, ऑर्डिनरी ब्रेथ, ब्रीद आउट 2 अंगुल कम हो तो जीवन में आनंद बढ़ने लगता है, व्यक्ति जनरली खुश रहना चालू कर देता है। 3 अंगुल कम हो जाए तो क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, कवित्व आ जाता है, ठीक है, एनर्जेटिक फील करता है। 4 अंगुल कम हो जाए तो वाक सिद्धि आ जाती है, व्यक्ति जो कहता है धीरे धीरे होने लगता है। शिव जी कहते हैं अगर 5 अंगुल कम कर दिया 12 में से तो इंसान में टेलीपैथी आ जाती है। आप क्या सोच रहे हैं व्यक्ति देख के समझ पाए, दूर से समझ जाए। 6 अंगुल अगर कम कर दिया, नॉर्मल ब्रेथ ही 6 अंगुल हो गई, 6 अंगुल अगर कम हो जाए तो व्यक्ति इतना हल्का हो जाता है कि वो हवा में उड़ सकने की क्षमता विकसित करना शुरू कर सकता है। शिव जी कहते हैं अगर 7 अंगुल कम कर दिया तो उसकी गमन की गति बहुत तेज बढ़ जाती है, इनॉर्मस स्पीड से वो गमन कर पाता है क्योंकि वायु से हल्का हो जाता है। 8 अंगुल अगर कम कर दिया तो अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। 8 अंगुल कम होने पर हनुमान जी अष्ट सिद्धि दे देते हैं। 9 अगर उंगली कम हो गई, इतनी सी पास आ गई आपका, तो उसको 9 निधि मिल जाती है। 10 अंगुल कम कर दीजिए तो भगवान शिव कहते हैं वो इच्छाधारी हो जाता है, उसका चेहरा वो बदल पाता है, रूप बदल पाता है। 11 अंगुल अगर कम कर दिया तो छाया का भी अभाव हो जाता है, उसकी परछाई नहीं दिखती। और अगर पूरे 12 अंगुल कम हो गए तो वो अमर हो जाता है, अमर अमृत पान हो जाता है, परमहंस हो जाता है। तो ये भगवान शिव ने कहा। आप 12 अंगुल खत्म मतलब आप यहां कुछ भी लगा दे, कुछ बाहर नहीं आ रहा, सांस रुक गई, नो ब्रीद आउट, नो एक्सहेल। कैन यू इमेजिन इंडियन सेंट्स एंड सीयर्स किस लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल पे थे। तो ये हमने देखा बाह्य रेचस और उसको नापने का तरीका, उसके देश को नापने का तरीका। अब बाह्य पूरक मतलब इनहेल। तो इनहेल क्या है, बाह्य की बाउंड्री तो नाक पे ही खत्म हो जाती है, तो बस जितनी सांस ले सके और नाक तक
ठीक है, नाक तक आप अपने सेंसेशन को ध्यान दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। हम सीख रहे हैं बाह्य पूरक। पूरक का क्षेत्र क्या है बाहर, बस ये नाक के छिद्रों तक ही है। तो सांस लीजिए और नाक पे ध्यान रखिए। रोम छिद्रों को महसूस कीजिए, बिल्कुल बाहर वाला क्षेत्र, उसके सेंसेशन को महसूस कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। और इसी तरह बाह्य कुंभक होता है। ठीक है, जब आप कुंभक लगाते हैं बाहर तो भी अंदर बाहर कुछ नहीं हिलता, सब स्थिर रहता है जैसे उसमें था। तो ये तो हो गया देश। अब दूसरा, महर्षि पतंजलि ने कहा काल। प्राणायाम को कैसे नापा जाता है, कैसे नियमित किया जाता है, दूसरा है काल। काल का मतलब क्या है? देश का मतलब है सरफेस एरिया, काल का मतलब ड्यूरेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड रिटेंशन। हर रेचस, पूरक और कुंभक कितनी देर वो चला, इसको हम कहते हैं काल। ठीक है, क्लियर? उसको नापने के लिए एक शब्द यूज किया जाता है क्षण। क्षण की टेक्निकल डेफिनेशन है पलक झपकाइए एक बार। पलक झपकाने में जितना समय लगता है उसका 1/4 समय, उसको एक क्षण बोलते हैं। ठीक है, तो क्षण मतलब पलक झपकाने का 1/4। सो काल में भी मेजर किया जाता है। काल मतलब एक रेचस, एक कुंभक और एक पूरक कितनी देर का हुआ। ठीक है, चलिए, जनरली शुरुआत की जाती है 4-8-4 से। ब्रीद इन 4, होल्ड 8, ब्रीद आउट 4। ठीक है, चलिए एक बार करके देख लेते हैं। मतलब रूल क्या हो गया? शुरुआती रूल 1 to 1, 121। रेशो क्या है? 4 दूनी 8, फिर 4, 4-8-4। चलिए कीजिए। 4 सेकंड ब्रीद इन कीजिए, 8 सेकंड रोकिए, 4 सेकंड एक्सहेल कीजिए। हम आपको रेगुलेट करेंगे। चलिए, ब्रीद इन, नाउ होल्ड, नाउ ब्रीद आउट। परफेक्ट। ये एक साइकिल है 16 सेकंड। ठीक है, 4-8-4। आप ध्यान दीजिए, ब्रीद इन में 4 सेकंड से कम ले रहे हैं आप। एक बार देखिए, चलिए ब्रीद इन फिर से कीजिए। 4 सेकंड तक ब्रीदिंग करते रहना है। चलिए शुरू करेंगे फिर से। ब्रीद इन, परफेक्ट। ब्रीद आउट कर लीजिए। ठीक है, 4 सेकंड तक ब्रीदिंग करने का तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया। यौगिक ब्रीदिंग कीजिए अपने आप, वो पहले पेट में, फिर चेस्ट में, फिर यहां अपने आप हो जाएगा 4 सेकंड। और ऐसे धीरे धीरे आप उसको ब्रीद आउट कीजिए। क्लियर? फिर इसको बढ़ा के किया जाता है 1 to 1 का रेशो, 4-8-8। 4 सेकंड ब्रीद इन, 8 सेकंड ब्रीद रिटेंशन, 8 सेकंड ब्रीद आउट। इसके बाद आप एक्चुअली गेम में आते हैं। गेम और नियम क्या है वास्तविक? रूल नंबर याद रखिए 142। शुरुआत आप 121 से करेंगे, पर आप पहुंचेंगे कहां? 142। 142 मतलब 4 सेकंड ब्रीद इन, एक, उसका 4 गुना रिटेंशन 16 सेकंड, और उसका दुगना एक्सहेल। चलिए करके देखते हैं। 4 सेकंड आप ब्रीद इन करेंगे, ठीक है, 16 सेकंड आप होल्ड करेंगे, और 8 सेकंड बिल्कुल धीरे धीरे ब्रीद आउट करना। चलिए शुरू करेंगे ऑन माय कॉल। ठीक है, रेडी? 3, 2, 1। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, बहुत धीरे धीरे। ठीक, चलिए, थैंक यू। अब ध्यान दीजिए इस बात को। 8, 16 और 8 मिला के कितना हो गया? 28 सेकंड का एक सांस। 28 सेकंड का मतलब मिनट में कितनी सांस ली? 2।
जब हमने सेशन शुरू किया था, आप याद कीजिए, मिनट में हम कितनी सांस ले रहे थे? कितने लिखी थी आपने? 12, 16, 18, 20, 11। अगर मान लीजिए आप में से जो 10 सांस ले रहे थे 1 मिनट में, वो इसको 2 कर दें, इसका और इसी तरह से जिए, इसका मतलब आपने 5 गुना अपनी आयु नहीं बढ़ा ली, आपने 5 गुना अपने शरीर की वेदरिंग कम कर ली। सांसें तो गिनी हुई है। अगर आप 1 मिनट में 2 ही सांस ले रहे हैं और दूसरा व्यक्ति 1 मिनट में 20 सांस ले रहा है, तो इसी कारण यह होता है कि योगियों की उम्र लंबी हो पाती है, क्योंकि वो सांसें कम लेते हैं। ये हो गया, हमने आपको बताया, यहां से शुरू होगा 142, 28 सेकंड का। अब इसको 1-1 सेकंड बढ़ाते जाइए, नियम ध्यान से समझिए। 4 को 5 सेकंड कीजिए तो 5 चौक 20, 5, 20 और 10, 5, 20, 10। ये 15 दिन तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 15 दिन तक लगातार इसको साधिए, 5, 20, 10। फिर उसको बढ़ा के 6 कीजिए, 6 चौक 24, 6, 24, 12। फिर 15 दिन तक ऐसे बढ़ा बढ़ा के 8, 32, 16 पे लाइए। 56 सेकंड की आपकी एक सांस होगी। ऐसे होने पे पूरा शरीर पसीने से गीला हो जाता है, पूरा शरीर गीला है, जैसे आप नहा के देखिए। लगभग 1 मिनट की एक सांस, ठीक। फिर ऐसे ही 1-1 सेकंड बढ़ा बढ़ा के उसे 16 पे ले जाते हैं योगी, तो 16, 64, 32 कर देते हैं योगी। 112 सेकंड की एक सांस रूटीन में, हर सांस 112 सेकंड। और फिर उसको 1-1 सांस बढ़ा के योगी ले जाते हैं 24, 96, 48, 168 सेकंड की एक सांस, 2.5 मिनट की एक सांस। एक आम व्यक्ति 3 सेकंड में एक सांस लेता है, और जो परम योगी होते हैं वो 2.5 मिनट में एक सांस लेते हैं। कितना हो गया? 56 गुना। और अगर एक आम व्यक्ति की उम्र 80 साल है, 80 में 56 जोड़िए, कितना हो गया? 4480 साल। इसीलिए महाअवतार बाबा जी की उम्र लगभग 5000 साल मानी जाती है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। यह आम हम लोगों के लिए इतना संभव बिल्कुल नहीं है, पर ये इस देश के योगियों ने उस स्तर तक प्राणायाम को साधा है। जितनी आपकी सांस कम होगी उतनी उम्र बढ़ेगी। कछुआ 1 मिनट से 4 से 5 सांस लेता है, 200 से 400 साल जीता है। सांप 8 से 10 साल सांस लेते हैं, 8 से 10, 120 से 150 साल जीते हैं। मनुष्य 15 से 16 सांस लेता है, 100 साल जीता है, अगर इतनी ले रहा है तो। घोड़ा 24-25 सांस लेता है, 40 साल जीता है। बिल्ली 30 सांस लेती है, 20 साल जीती है। कुत्ता 30 से 32 साल जीता है, 15 से 45, 14 से 15 साल जीता है। सो इस तरह से हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। अब इसमें एक और प्राणायाम होता है जिसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। कुछ और प्राणायाम है छोटे छोटे से, केवल आपको बताने के लिए हम इसको बता रहे हैं। इसको हम कहेंगे पूरक प्राणायाम, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा उस रूल पे चलेंगे, 4, 16, 4, ठीक है। तो हम पहले आपको तरीका बताते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, देखिए पूरक प्राणायाम आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। इनहेल पे ज्यादा फोकस करेगा। तो हम जब गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल करेंगे, पूरी फेफड़ों में भर लेंगे, पूरा पेट में भर लीजिए, फेफड़ों में भर लीजिए, ऊपर भर लीजिए, 4 सेकंड तक इसे भरिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम स्नायु प्रवाह जो है हमारे अंदर का, प्राणों का जो प्रवाह है जो रीढ़ की हड्डी में है, उस पर रीढ़ की हड्डी पर हम मन को एकाग्र करेंगे। कितनी देर? 16 सेकंड। और हम ये महसूस करेंगे कि जो हमारे प्राण है वो मेरुदंड से नीचे की ओर कुंडलिनी के मूल पर, मूलाधार पर जोर से आघात कर, खट से जैसे गिर रहा है कुछ वहां जहां हमारा मूलाधार चक्र है, ठीक है। और वहां बस वही हमको प्राण रोक देंगे। तो हम क्या करेंगे, मूलाधार पे आघात करेंगे, कुंडलिनी को जागृत करेंगे, ठीक है। कितनी देर? केवल 16 सेकंड। तो हम ब्रीद इन करेंगे और फिर जैसे ब्रीद इन करेंगे तो महसूस करेंगे प्राण पूरे स्पाइनल कॉर्ड से तेजी से नीचे जाके मूलाधार चक्र पे, जो आपकी गुदा द्वार के पास है, वहां आघात कर रहा है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे,
फिर जब हम एक्सहेल करेंगे तो हम देखिए, ध्यान दीजिए, इनहेल हम इससे करेंगे राइट नॉस्ट्रल से, एक्सहेल लेफ्ट से। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। नो सॉरी, उल्टा कीजिए, जो भी आप इससे कीजिए, इडा से इनहेल कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल कीजिए, राइट से एक्सहेल करेंगे। भले आप अंगूठा लगा सकते हैं। चलिए शुरू करें। तो इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से, राइट पे अंगूठा लगा लीजिए, गहरा इनहेल करेंगे, प्राण तेजी से नीचे जाएंगे, मूलाधार पे चोट करेंगे, और फिर हम एक्सहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रल से। चलिए शुरू करेंगे। तेज गहरी सांस लें, 4 सेकंड तक पूरे अंदर भरेंगे हम। प्रहार कीजिए मूलाधार पे, पूरा वहां प्राण केंद्रित कीजिए, वहां गर्मी आपको महसूस होगी। अब एक्सहेल कीजिए दूसरी नॉस्ट्रल से। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, एक बार खुद ही कीजिए। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, मूलाधार पे चोट कुंभक के दौरान 16 सेकंड तक। चलिए शुरू करेंगे। ओके, 1 2 3, इनहेल, एक्सहेल, ठीक है, परफेक्ट। सो ये हमने एक करके देखा, इसको हम क्या कहते हैं, पूरक प्राणायाम। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरे पे जाएं, रेचस प्राणायाम। इसमें हम क्या करेंगे, धीरे धीरे, अब आप ध्यान देख ही सकते हैं, सांस अब हमें तेज अंदर नहीं रहना, सांस तेज अंदर नहीं लेना है। रेचस प्राणायाम में क्या करना है, धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे और बिना देर किए वायु को रेचस द्वारा बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो बाहर निकालेंगे, रेचस करेंगे। ठीक है, वही रूल वही है, 4 16 8। ठीक है, चलिए, तो धीरे धीरे अंदर लीजिए और बाहर निकालें और बाहर कुंभक लगाएंगे। ठीक है, चलिए, 4 सेकंड का इनहेल, इनहेल करते ही इमीडिएटली एक्सहेल कीजिए तेज 8 सेकंड तक, और फिर बाहर कुंभक लगाइए 16 सेकंड का। चलिए, इनहेल 4 सेकंड, एक्सहेल 8 सेकंड, और फिर बाह्य कुंभक 16 सेकंड का। चलिए, परफेक्ट। ठीक है, ये जब आप बाह्य कुंभक लगाते हैं तो आपका पेट अपने आप पिचक जाएगा, रीढ़ की हड्डी से चिपक जाएगा। ठीक है, इसी तरह के एक आखिरी और होता है, अब हम इसको करवाएंगे नहीं, बस प्रक्रिया बता देते हैं। इसको बोलते हैं केवल कुंभक। इसमें क्या करेंगे, बिना पूरक रेचस किए, बिना इनहेल एक्सहेल किए, आपको तो ये पता ही है, एकदम से जहां सांस है वहीं रोक देना, बिल्कुल सांस रोक दी जैसी है। और उसके बाद क्या करेंगे, पूरे जलंधर बांध गर्दन पे रोकेंगे सांस को, कुंभक लगाएंगे ना जहां है वहीं रोक के ऐसे, फिर यहां उड्डयन उड्डयन लगाएंगे, बिल्कुल पेट को चिपकाएंगे, और फिर मूलाधार पे भी लगाएंगे, मूल बंद, गुदाद्वार को श्रिंक करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ करेंगे। तो ये इसको फिर बोलते हैं केवल कुंभक प्राणायाम। ठीक है, इसमें सबसे पहले जलंधर बांध बंद, फिर उड्डयन बंद, जलंधर मतलब यहां यहां रोका जाता है सांस को, फिर यहां भी रोका जाता है नाभि में। ठीक है, उड्डयन बांध में, और फिर गुदाद्वार पे भी मूल बंद भी किया, तीनों एक साथ किया जाता है। फिर खोला किस तरह से जाता है, पहले मूल बंद खुलेगा,
फिर उद्यान, फिर जालंधर बंद खुलेगा। सो ये प्रक्रिया है, ये भी की जा सकती है। एक आखिरी प्रक्रिया हम और बताएं, इसको बोलते हैं तालयुक्त प्राणायाम। आप में से कई लोगों को ज्यादा अच्छा लग सकता है। कई लोगों को जो टेलीपैथी का शौक है वो इससे सीख सकते हैं। सुखासन में बैठे और इनहेल करते समय नाड़ी से, ये नाड़ी धड़कने गिने, ठीक है, 1 से 6 तक गिने और 6 तक गिनती तक, 6 नाड़ी की धड़कन तक इनहेल करते रहे। स्टेप 1। फिर कुंभक लगाएं, होल्ड करें, रिटेन करें, 3 तक गिने, ठीक है। फिर एक्सहेल करें, फिर 6 तक गिने, 6 3 6, ठीक है। और फिर क्या करें, बाह्य कुंभक भी इसमें लगाना होता है। 3 तक बाह्य कुंभक ले, जब बाहर निकाल दें तो बाहर भी रोक के रखें 3 सेकंड, तो मतलब 3 नाड़ी तक। सांस लेते समय 6 नाड़ी गिने, रोके 3 नाड़ी, एक्सहेल 6 नाड़ी और बाहर 3 नाड़ी रोके। इससे महर्षियों ने यह बताया है, मन की एकाग्रता होती है और टेलीपैथी होती है। अगर 2 व्यक्ति जो दूर दूर बैठे इसको एक साथ करते हैं तो एक दूसरे के विचार पढ़ सकते हैं, एक दूसरे के विचार जान पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा शब्द उन्होंने यूज किया था, संख्या। देश हो गया, काल हो गया। देश सरफेस एरिया, काल मतलब इंडिविजुअल, रेचस पूरक और कुंभक में कितना टाइम लगता है। तीसरा इसको संख्या। संख्या का मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशंस और राउंड्स ऑफ ईच साइकिल ऑफ इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड रिटेंशन। ये पूरक कुंभक रेचस की जो साइकिल है पूरी, ये कितनी साइकिल्स आपने की, कितनी बार आपने एक सिटिंग में, आपने कितनी बार ये प्राणायाम किया, ठीक है। अगर आप 28 सेकंड का कर रहे हैं तो कितनी बार आपने 28 सेकंड का किया। इसको बोलते हैं मात्रा। एक बार किया तो एक मात्रा, 2 बार किया तो आप क्या कहेंगे, मैंने 2 मात्रा की, ठीक है। 3 बार किया, 3 मात्राएं की, ठीक है। कई लोग माला से भी गिनते हैं इस मात्रा को, संख्या में गिनते, मैंने कितनी बार ये प्राणायाम लगाया, ठीक है। वही वाले 28 सेकंड वाले करके देखें, ठीक। अब सामान्यतः विज्ञान भिक्षु ये कहते हैं आप 12 सेकंड वाला अगर एक लगाएं, उतना बड़ा भी ना लें, 12 सेकंड से शुरू कर लें, ठीक है। पूरा आपकी साइकिल 28 सेकंड तो लंबी है, 12 सेकंड से भी शुरू करें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल रिटेन एंड एक्सहेल। तो इसको बोलते हैं मृदु दीर्घ। मृदु दीर्घ 24 सेकंड को बोलते हैं मध्य दीर्घ सूक्ष्म। और अगर 36 सेकंड वाला आप लगा रहे हैं तो इसको बोलते हैं तीव्र दीर्घ सूक्ष्म, ठीक है। कई बार लोग मंत्र भी गिनते हैं, मैंने कितने मंत्र चैंट किए, तो उस हिसाब से गिनते हैं, माला से गिनते हैं, किसी भी रूप से, ठीक। पर वाचस्पति मिश्रा कहते हैं नहीं, 36 सेकंड वाला जो है वो श्वास प्रश्वास का एक साइकिल पूरा, उसको मृदु दीर्घ कहते हैं, माइल्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 72 सेकंड को मिडिलिंग कहेंगे, मध्य दीर्घ सूक्ष्म। और 108 सेकंड वाले को कहेंगे तीव्र दीर्घ सूक्ष्म, इंटेंस। तो ये हमने देखे कि प्राणायाम के अलग अलग तरीके क्या हैं, उसको किस तरह से किया जाता है। और बहुत तरह के प्राणायाम होते हैं, जैसे कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, शीतलीकरण प्राणायाम, उज्ज्वली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्राणायाम हम जानते हैं। सो इसके बारे में हमने जाना, ठीक। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, क्या प्राणायाम से बेनिफिट होते हैं, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। सूत्र 51 बताता है, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, ठीक। इसके बेनिफिट ये होंगे जब आप ये 3 तरह का लगाने को साध लेंगे, आप ये तीनों आपसे सद गए, आपने संख्या, काल, देश सब बढ़ा दिया। अब क्या होगा, तो सूत्र 51 बताता है, बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर, इसको कर देने से आपको चौथा प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा। ये चौथा प्राणायाम क्या है, यही वो प्राणायाम है जिसकी बात शुरू से हो रही है, जो मूल जिसको प्राणायाम कहते हैं। देखिए समुद्र होता है, समुद्र की लहर जैसी उठती है, इसको हम कहेंगे पूरक, सांस ली, इनहेल। गिरी, इसको हम कहेंगे एक्सहेल। अगली अगली लहर उठने में जो समय आया उसको आप कहेंगे कुंभक। ऐसी जो लहरें चल रही हैं, इनहेल एक्सहेल कुंभक, इनहेल एक्सहेल कुंभक, जो कुछ चल रहा है समुद्र की लहरों में, इसके नीचे कितनी गहरी शांति है समुद्र में, अंदर कोई लहर नहीं है।
इसी तरह से पूरक, रेचस, या हम कहें बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति, ये तीनों प्राणायाम जो हमने सीखे, इसको सिद्ध कर लेने पर व्यक्ति इन तीनों के परे चला जाता है, समुद्र की गहराइयों में उतरता है। ये तीनों तो लहर है, ऋषियों ने कहा। ये तीनों तो बच्चों का खेल है, ऋषियों ने कहा। बाद में आप जानेंगे वास्तविक प्राणायाम क्या है। और ये चौथा प्राणायाम होता है जिसको कहते हैं, ये स्वतः सिद्ध होता है, ये तीनों के परे, इन तीनों के पीछे है। वो जो केवल कुंभक है ना, जो तीसरा है, जिसमें श्वास बिना किसी प्रयास के स्वतः रुक जाती है, बिल्कुल स्थिर हो जाती है, बस उसी से आप और गहरा उतरते हैं। समुद्र की अंदर जैसी स्थिरता है, शांति है, विश्राम है, शून्य है। तो ये जो तत्काल कुंभक है, इससे परे ये जो चौथा प्राणायाम है, इसको शून्यक कहा जाता है। इसको शून्यक कहा जाता है, इसको केवल कुंभक भी कहा जाता है। जो चौथा प्राणायाम है, शून्यक, जीरो, सांस समाप्त हो जाती है। तीनों प्राणायाम से सिद्ध जो साधक होता है, जब वो बाहर और भीतर के समस्त विषयों का चिंतन को सर्वथा त्याग देता है, नहीं ये सोचता कि सांस अंदर जा रही है, भीतर जा रही है या ठहरी हुई है, इस सब चिंतन को छोड़ के केवल उसका ध्यान अपने इष्ट देवता में लग जाता है। तो ये जब तीनों सिद्ध हो चुके होते हैं तो श्वास की गति अपने आप रुक जाती है। आप कल्पना कीजिए ऋषि क्या कह रहे हैं। श्वास रुक जाती है, और सांस चूंकि मन से जुड़ा हुआ है, प्राण चूंकि मन से जुड़ा हुआ है, तो मन अमन हो जाता है, चंचलता शांत हो जाती है, श्वास की गति पूरी रुक जाती है। इस स्थिति में शरीर प्राणों के आंतरिक संचरण से बना रहता है। अंदर जो प्राण है बस वही शरीर को बनाए रखते हैं, और बाहर से श्वास से सरेंडर हो जाती है। सप्रेशन ऑफ ब्रीदिंग, श्वासों का शमन हो जाता है। ऋषि इसे घंटों कर लेते हैं, नो ब्रीद इन ब्रीद आउट, दिनों कर लेते हैं, महीनों कर लेते हैं, सालों कर लेते हैं। जैसे महाअवतार बाबा जी जो अभी भी हिमालय में है, गुफाओं में है, उन्होंने अपनी बॉडी डिजेनरेट नहीं होने दी। पाली बौद्ध परंपरा में मध्यम निकाय में 1.121 FF में बुद्ध स्वयं श्वास के शमन हो जाने के अपने अनुभव का उल्लेख करते हैं। बुद्ध ने भी इस अनुभव को किया है। सांसें रुक जाती हैं। आप ब्लेड को एक योगी के बिल्कुल यहां लगाइए, हिलेगी तक नहीं है, घास नहीं हिलेगी, ना सांस अंदर आ रही है ना बाहर आ रही है। जैन ग्रंथ उत्तर ज्ञाना में 29 में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथों में भी भगवान महावीर स्वामी ने इसको एक्सपर्टीज किया था। गीता 5.27 सूत्र कहता है, श्लोक कहता है, बाह्य विषयों को बाहर ही रख, नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी में स्थिर करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम कर ध्यान करे, वह योगी मुक्त हो जाता है। इसको प्रैक्टिस करें। हठ योग प्रदीपिका 2.74 FF 4.112 इस प्रकार के ध्यान केंद्रन में कई चीजें बताते हैं। एक महान स्कॉलर हुए हरिहरानंद अरण्य, वो बताते हैं कि वो ऐसे व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं जो 10-12 दिन जमीन के नीचे लेटे रहे, उनको दफना दिया गया और 12 दिन बाद वो वापस आए और फिर से उन्होंने सांस लेना चालू कर दी। 12 दिन कोई सांस नहीं, न अंदर न बाहर। दार्शनिक विद्वान SM दासगुप्ता भी ये बताते हैं कि वो ऐसे योगियों को उन्होंने देखा है जो 9 दिन तक बिना खाना पानी और हृदय की धड़कन के रहे। विज्ञान भिक्षु बताते हैं कि जब आप इस स्टेजेस में बढ़ते हैं तो पहले पसीना आने लगता है। लेवल 1 पसीना आएगा, पूरा शरीर गीला हो जाएगा। फिर लेवल 2 शरीर कांपने लगता है, ऐसी धुंझनी दौड़ती है पूरी बॉडी में, और फिर एक गहरी शांति आती है। तो ये स्टेप्स हैं, आप समझ पाएंगे। चौथी स्थिति में पहुंचकर साधक में अति मानवीय शक्तियां आ जाती हैं। भगवान शिव पहले ही बता चुके हैं, वो हवा में उड़ सकता है, अत्यधिक गति से गमन कर सकता है,
5 साल के बच्चे ध्रुव की कथा हम सब ने पढ़ी है। जब ध्रुव के पिताजी उसको गोदी में नहीं बिठाते हैं तो नारद जी उसे कहते हैं कि तुम इस तरह का प्राणायाम करो, रेचस पूरक कुंभक। और साथ में प्राणायाम कब होता है? जब मंत्र के साथ उसे किया जाता है। तो ब्रेथ वर्क हो जाएगा। और मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये कथा इतनी खूबसूरत है कि जो बालक 5 साल का बच्चा, उसने सीख लिया ये टेक्निक नारद से। और जब वो टेक्निक सीख के गए तो वन में जब उन्होंने तप किया इस मंत्र के साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो 1 महीने तक वो केवल फ्रूट्स खाते थे। 3 दिन में एक बार, 1 महीने तक 3 दिन में एक बार केवल फल खाते थे। दूसरे महीने 6 दिन में एक बार केवल घास खाते थे, घास और पत्ते। तीसरे महीने 10 दिन में एक बार केवल पानी पीते थे, खाना बंद कर दिया सब कुछ। चौथे महीने 14 दिन में एक बार सांस लेते थे, वायु लेते थे, ठीक है। और 5वें महीने 15 दिन में एक बार वो सांस लेने लगे। और 6ठे महीने में उन्होंने जाके सांस पूरी बंद कर दी। सांस आना जाना बंद हो गई 6 महीने बाद। और वो जो ट्री पोज होता है, पाद वृक्षासन, वक्रासन, उसमें वो खड़े हो गए और पूरी तरह से विष्णु जी का ध्यान उन्होंने किया। उसके बाद उन्हें विष्णु मिले। विष्णु जो इस पूरे जगत के पिता हैं, स्वतः कथा कहती है उनको प्राप्त हुए। सो इस तरह से ऋषियों ने बताया कि ये प्राणायाम का चरम है, यहां तक प्राणायाम पहुंचता है। सूत्र 52 बोलता है, ततः शियते प्रकाशा वर्णम। उस प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान रूपी प्रकाश को ढकने वाला अज्ञान रूपी आवरण खत्म हो जाता है, बिल्कुल अज्ञान समाप्त हो जाता है। प्राण जो हमारा एटर्नल फ्रेंड है, प्राण और जीवन ये ट्विंस है, वो एक साथ आते हैं, एक साथ चले जाते हैं। ब्रेथ और बॉडी भी ट्विंस है। जब हमें दर्द, डर या दुख का महसूस होता है तो याद कीजिए, उसका पहला रिफ्लेक्शन हमारी सांस पे होता है। कोई हमें नोचे, एक पल के लिए सांस रुक जाती है, होता है कि नहीं? ठीक। कोई गहरा डीप कॉन्वर्सेशन हो तो हम कैसी गहरी सांस लेके छोड़ते हैं। हैवी कॉन्वर्सेशन में सांस और मन जुड़े हुए हैं। कोई दुख की खबर आती है तो धड़कन रुक जाती है। वो सारे दर्द हमारे अचेतन में अभी भी स्टोर्ड है, जितने भी दर्द जन्मों से हमें हुए हैं, और सांस उससे जुड़ी हुई रही है। जब भी दर्द हुआ सांस रुकी है। तो सांस कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड के बीच का बांध है। सांस उस दुख और दर्द को जो हमारे अंदर भरा है और जो हमारे व्यवहार को अभी भी प्रभावित करता है, हम रिएक्टिव हो जाते हैं, सांस उसका आईपी एड्रेस है। बस आप उस एड्रेस पे क्लिक कीजिए, आप तुरंत उस जगह पहुंच जाएंगे जहां से दर्द पैदा हुआ था। क्योंकि मन में जब दुख आता है वो श्वास पे दिखता है, श्वास शरीर पे रिफ्लेक्ट होती है। सो इसी तरह से आप श्वास से वापस उस दुख तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए सांसें उस दुख का बांध है। इसीलिए ध्यान कैसे किया जाता है? फिजिकल प्लेन पे पहले कैसे किया जाता है? आप पूर्व जन्मों के दुख तक पहुंच जाएंगे। पूर्व जन्मों को देख लेते हैं सांस की यात्रा से। फिजिकल पेन पे आप जाते हैं, जैसे मुझे कहीं दुख रहा है, उस फिजिकल पेन पे ध्यान लगाते हैं। फिजिकल पेन मेरा स्थूल शरीर है। फिर मैं उसके अंदर उतरता हूं, इमोशन पे जाता हूं, पर सांसों को लेता रहता हूं। और सांस उस समय की सांस से कनेक्ट कर जाती है। आप वो इमोशन पकड़ते हैं, डीप लेयर हो जाती है। फिर उसके पीछे मेमोरी कौन सी है? डीपर लेयर हो जाती है। इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। फिर उसके पीछे की वासना क्या थी, किस जन्म में ये वासना पैदा हुई, डीपेस्ट लेयर, कारण शरीर तक जानते हैं। और इस तरह से श्वास हमें हमारे जन्म जन्मांतर तक लेके जाती है। सो वासना जो हमारे अंदर संचित है, वही हमारे संचित संस्कार बनते हैं, स्टोर हाउस है। यही संस्कार मायाजाल बनाते हैं, ग्रेट इल्यूजन बनाते हैं। इससे क्या होता है? हम राजसिक या तामसिक होते हैं। हमारी प्रेक्षा पे, हमारी बुद्धि पर आवरण आ जाता है, माया आ जाती है, हमारा सत्य डूब जाता है। तो क्या होता है? इससे हमें क्लेश होते हैं। यही तो रामायण बताती है, सीता रूपी मन ने जब मृग को देखा तो उसका हरण हो गया। पर हनुमान जी जो स्वयं प्राणायाम है, वायुपुत्र, उन्होंने सीता जी ने प्राणायाम किया, अपने मन को साधा और पुनः राम जी पे फोकस किया। राम सीता का मिलन पुनः हुआ। किसने करवाया? वायुपुत्र, प्राणायाम।
प्राणायाम करने से मन फिर से शांत हुआ, पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ, राम सीता का मिलन हुआ। इसी पुरुष प्रकृति के मिलन को तो 7 चक्र कहते हैं। मूलाधार प्रकृति है, शक्ति है, ये शिव है। शिव और शक्ति जब मिल जाती है तो हम कहते हैं कुंडलिनी का जागरण हो गया। ये भी तो प्राणायाम से ही होता है। तो प्राणायाम अज्ञान के आवरण को नष्ट करता है, यम नियम चित्त शुद्धि देते हैं, आसन शरीर को स्थिर करते हैं और स्वास्थ्य बनाते हैं। प्राणायाम चित्त स्थिति देता है, जिससे ज्ञान योग्यता प्राप्ति होती है, ज्ञानार्जन होता है और अज्ञान की समाप्ति होती है। इसीलिए सूत्र 53 कहता है, धारणासु च योग्यता मनसः, प्राणायाम की सिद्धि से मन में धारणा की योग्यता आ जाती है। मन में, यहां पतंजलि ने मन शब्द उपयोग किया, चित्त नहीं। पूरी योग सूत्र में केवल 2 जगह मन उन्होंने कहा, मन को उन्होंने उपयोग कहा। कैसे? हमने देखा चित्त शुद्धि हो चुकी है। अब चित्त शुद्ध हो चुका है आसन से, सात्विक मन है, मन शांत है, सॉरी यम नियम से मन शांत हो चुका है, पानी शुद्ध है, कोई मैल नहीं है उस पानी, नहीं तो लोग आंख बंद करते हैं और घबरा जाते हैं। आसन ने शरीर को स्थिर और मजबूत बना दिया है। अब वो पात्र जिसमें पानी भरा है वो भी स्थिर है, मजबूत है, पानी में मैल नहीं है, पानी स्थिर है, मजबूत है वो पात्र, शरीर मजबूत है। अब सांसों ने चित्त की स्थिरता देती है, अब जल भी स्थिर है, कोई हलचल नहीं। नहीं तो आंख बंद करते हैं, 50 काम याद आ जाते हैं। चलो अगर मन मैला नहीं है तो काम आ जाते हैं। अब जब मन, शरीर और सांसें सद चुकी है, अब अगले रास्ते पे हम जाएंगे, इंद्रियों से मन को खींचेंगे अब हम, और धीरे धीरे 5 इंद्रियों से मन को खींचेंगे और इससे मन अंतर्मुखी हो जाएगा, प्रत्याहार हो जाएगा, और फिर किसी भी विशेष चीज पर, जिस पे हम चाहें, जिस इष्ट पे चाहें, हम मन को धारित कर देंगे। इसी को धारणा कहते हैं। कैसे? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सिंपल रूल है, प्राणायाम 2 8 4 हमने आपको बताया था 142 का फॉर्मूला से। प्राणायाम 14 सेकंड का अगर है तो धारणा 14 मल्टीप्लाइड बाय 20 कर दीजिए, 280 सेकंड। एक विषय पर 280 सेकंड बिना डिविएट हुए अगर आपने मन लगाया तो हम कहेंगे धारणा हुई। उससे 20 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, 100 मिनट तक अगर कहीं ध्यान लगा दिया तो कहेंगे ध्यान सिद्ध हुआ, मतलब ध्यान शुरू हुआ। और उसमें 20 का मल्टीप्लाई फिर कर दीजिए, 33 घंटे तक लगातार आपको खुद की सुध नहीं, तो हम कहेंगे समाधि हुई। सो यही अब हम आगे पढ़ेंगे। इसके आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सो एक क्विक रिकैप हम लेंगे। हमने जाना प्राणायाम प्राणों का आयाम है, जिसमें पूरक, रेचस, कुंभक, पूरस, कुंभक, रेचस और शून्यक लगाया जाता है। हमने देखा प्राण को दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमने बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ, तीनों तरह की वृत्तियां प्राणायाम के बारे में जाना। हमने देश, काल और संख्या के बारे में जाना, और हमने दीर्घ सूक्ष्म क्या होता है इसको भी हमने आज के सेशन में जाना। और हमने इसके प्रैक्टिकल मेथड से, हमने शिव स्वरोदय से भी हमने जाना कि कैसे एक्सहेल की लेंथ कम करने से बेनिफिट होता है। हमने उदर श्वसन, वक्ष श्वसन, अक्षक श्वसन और यौगिक श्वसन, चारों तरह के श्वसन के बारे में जाना। इसके बाद हमने ये जाना कि चतुर्थ प्रकार का प्राणायाम भी होता है, जिसमें पूरी तरह से सांसें फ्रीज हो जाती हैं, और इसमें हमने कई उदाहरण इसके बारे में जाने। और इस तरह के प्राणायाम से होने से हम पिछले कई जन्मों को जान जाते हैं, और हमारा माया जाल समाप्त हो जाता है, मन स्थिर होता है, और हम आगे के लिए तैयार होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।